डिफाइन कर रखी है, द नेक्स्ट ऑफ द सेटलिंग व्हिच इज बीइंग डिफाइंड बाय अस इज नोन एज टाइप 3 सेटलिंग और जोन और हिंडर्ड सेटलिंग। टाइप 1 मतलब डिस्क्रीट, टाइप 2 मतलब फ्लोकुलेंट। सो नेक्स्ट ऑफ द सेटलिंग इज टाइप 3 सेटलिंग, आल्सो टर्म्ड एज जोन और हिंडर्ड सेटलिंग। अब ये कब होती है, अब यहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। जोन और हिंडर्ड सेटलिंग तब होती है जब पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली और बढ़ जाए। तो जोन और हिंडर्ड सेटलिंग तब होती है जब पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाए। तो मुझे बताओ, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है? तो अब हमारा जो सॉल्यूशन है यानी जो पानी का सैंपल है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, डाइल्यूट हो गया? पहले दो केसेस में क्या था? पहले दो केसेस में क्या था? डाइल्यूट था। अब क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। ये ऑब्जेक्टिव है आपके सारे, ऑल दीज आर ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर बीइंग आस्क्ड डायरेक्टली। तो नेक्स्ट ऑफ द सेटलिंग इज जोन और हिंडर्ड सेटलिंग। ये सेटलिंग तब पाई जाती है जब पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन एक इंटरमीडिएट रेंज में आ गई। इंटरमीडिएट रेंज मतलब 1500 से लेकर 1800 मिलीग्राम पर लीटर। अब ये इंटरमीडिएट रेंज कैसी है? ये इंटरमीडिएट रेंज ऐसी रेंज है जिसमें पार्टिकल आपस में कांटेक्ट में तो नहीं है। दिस रेंज इज सच दैट द पार्टिकल्स आर नॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो पार्टिकल आपस में कांटेक्ट में तो नहीं है, पर जब पार्टिकल सेटल कर रहा है उसकी वेलोसिटी फील्ड आपस में ओवरलैप हो रही है। सो हियर द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज इन सच अ रेंज दैट व्हेन द पार्टिकल सेटल्स दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो ये पार्टिकल आपस में कांटेक्ट में तो नहीं है, पर इन पार्टिकल्स की सेटलमेंट के टाइम पे वेलोसिटी फील्ड ओवरलैप कर रही है। तो एक नई चीज मैंने बोली, वेलोसिटी फील्ड। अब ये क्या होती है वेलोसिटी फील्ड? वेलोसिटी फील्ड इज द टेक्निकल नेम गिवन टू द टर्बुलेंस अराउंड द पार्टिकल। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल है। जब ये पानी में सेटल होगा, क्या पानी इसको सेटल होने देगा? अगर सस्पेंडेड पार्टिकल पानी में सेटल हो रहा है तो क्या पानी इसको सेटल होने देगा? क्या ऑफर करेगा? क्या ऑफर करेगा? इसे रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो फिर पार्टिकल क्या करेगा? उसे पार्टिकल को सेटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा। इट हैज टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। और पार्टिकल अपनी एनर्जी यूज करता है उसको ओवरकम करने के लिए। पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी है? पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी है पानी के फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए? व्हाट एनर्जी इज अवेलेबल विद द वाटर टू ओवरकम द फ्रिक्शन? इसका खुद का वेट। तो जब पार्टिकल अपनी एनर्जी यूज करके पानी के फ्रिक्शन को ओवरकम करता है, पार्टिकल के चारों तरफ टर्बुलेंस डेवलप होती है। टर्बुलेंस इज डेवलप्ड अराउंड द पार्टिकल, और इस टर्बुलेंस को टेक्निकली बोला जाता है वेलोसिटी फील्ड। तो दिस टर्बुलेंस अराउंड द पार्टिकल इज टेक्निकली टर्म्ड एज वेलोसिटी फील्ड। तो पहले ही मैंने बता दिया कि वेलोसिटी फील्ड का मतलब क्या होता है। तो जब पार्टिकल सेटल करता है, पानी उसको सेटल नहीं होने देता, उसको अपोज करता है, तो पार्टिकल अपना वेट यूज करके उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है। इस प्रोसेस में पार्टिकल के चारों तरफ टर्बुलेंस डेवलप होता है। उस टर्बुलेंस को टेक्निकली नाम दिया गया है वेलोसिटी फील्ड का। क्लियर है चीज? जब ये पार्टिकल सेटल कर रहे हैं, इनके चारों तरफ वेलोसिटी फील्ड है। तो इस केस में पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि इनके इंडिविजुअल वेलोसिटी फील्ड ओवरलैप होने लग गए। अब क्योंकि इनके वेलोसिटी फील्ड ओवरलैप होने लग गए, अब ये पार्टिकल इंडिविजुअली सेटल नहीं कर पाएंगे। तो जिन जिन पार्टिकल की वेलोसिटी फील्ड ओवरलैप कर गई है तो जिन जिन पार्टिकल की वेलोसिटी फील्ड ओवरलैप कर गई है, ये सारे के सारे पार्टिकल एक साथ एक ही जोन में सेटल करते हैं। ऑल दीज पार्टिकल सेटल इन अ सिंगल जोन विद द रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि यहां पर अब सारे के सारे पार्टिकल एक ही जोन में सेटल कर रहे हैं, इसीलिए इस सेटलिंग का नाम क्या रखा? जोन सेटलिंग रखा। क्योंकि यहां पे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को सेटल नहीं होने दे रहा अकेला। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अकेला सेटल नहीं होने दे रहा, उसकी सेटलमेंट को हिंडर कर रहा है। इसलिए सेटलिंग का नाम क्या रखा? हिंडर सेटलिंग। मैंने आपको ये एक जोन दिखाई है, आई हैव शोन वन ऑफ द जोन। ऐसी मल्टीपल जोन्स होती है हमारे टैंक के अंदर। मल्टीपल सच जोन्स आर देयर इन अवर टैंक। और हर जोन में कौन से पार्टिकल होंगे? हर जोन में वही पार्टिकल होंगे जिनकी वेलोसिटी फील्ड क्या कर गई होगी? ओवरलैप कर गई होगी। सो इन एवरी जोन दोस पार्टिकल्स विल बी देयर whose velocity field would have overlapped। तो क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट के टाइम पे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिंडर कर रहा है, नाम रखा हिंडर सेटलिंग। क्योंकि पार्टिकल सेटल कर रहे हैं जोन बना के, नाम रख दिया जोन सेटलिंग। अब ये सेटलिंग कहां पाई जाती है? वेयर दिस सेटलिंग इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड? दिस सेटलिंग इज ऑब्जर्व्ड इन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक आफ्टर एएसपी। एएसपी का मतलब होता है एक्टिवेटेड सर्ज प्रोसेस। अब इस बात को समझने के लिए मुझे ये बताओ, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक कौन से प्लांट में है? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक इज इन विच प्लांट? इट इज वेस्ट वाटर प्लांट। किसके बाद लगाया जाता है? किसके बाद लगाया जाता है? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक वेस्ट वाटर प्लांट में किसके बाद लगाया जाता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद लगाया जाता है। कल पूरा प्लांट बना के दिखाया था मैंने आपको। आई हैव शोन अ कंप्लीट प्लांट यस्टरडे बिफोर स्टार्टिंग वेस्ट वाटर। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले पूरा प्लांट बनाया था। तो ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद लगता है। और अगर वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हुई तो आपको एसएसटी में ये वाली सेटलिंग मिल जाएगी। तो वो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक जिसको एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बाद लगाया जाता है, वहां पर ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसीलिए इस टैंक में टाइप 3 सेटलिंग या जोन सेटलिंग या हिंडर्ड सेटलिंग पाई जाती है। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी? ऑब्जर्वेशन से कैसे निकालेंगे वेलोसिटी? चलो ऑब्जर्वेशन से कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, इसमें भी डाउट आया। तो क्या है लोकेश कुमार, मुझे मुझे आपकी स्पीड नहीं पता कितनी है। मुझे आपकी स्पीड नहीं पता कितनी है। मैंने बोला कि मेरे को 100 मीटर भाग के दिखाओ। तो मुझे आपकी स्पीड नहीं पता, मैं किसी फॉर्मूले से आपकी स्पीड नहीं निकाल सकता। मैंने बोला लोकेश कुमार भाग के दिखाओ मुझे 100 मीटर। आपने भागना स्टार्ट किया, मैंने अपना स्टॉप क्लॉक स्टार्ट कर लिया। मैंने जो स्टॉप वॉच थी उसको स्टार्ट कर लिया। आपने जब 100 मीटर की दूरी चली, आपने 100 मीटर की दूरी चली 90 सेकंड में, मेरे को वेलोसिटी पता चल गई आपकी।
तो जैसे भी लोकेश कुमार 100 मीटर भागा 90 सेकंड में, वैसे ही पानी के अंदर ये सस्पेंडेड कुमार H मीटर भागता है 30 सेकंड के अंदर। तो पानी के अंदर ये जो सस्पेंडेड कुमार है ये भागता है H मीटर 30 सेकंड के अंदर। तो हमने इसकी वेलोसिटी भी निकाल ली, वी फाउंड इट्स वेलोसिटी। कैसे निकाली? ऑब्जर्वेशन से निकाल ली। क्लियर है? ऑब्जर्वेशन से कैसे निकल के आता है? रीड करना है इसमें कुछ? एनी पॉइंट टू बी रेफर दिस फॉर एनीवन? चलिए, और कोई डाउट है इसमें? एनी अदर पॉइंट टू बी पिक्ड फ्रॉम दिस नाउ? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम एनालिसिस बता दीजिए ना सर। अरे इसी का नाम है कॉलम एनालिसिस। अभी जो मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाई, इसे कॉलम एनालिसिस बोला जाता है। जब पता ही था तो फिर क्यों पूछते हो? ये भारी भारी चीजें क्यों बोलते हो? सर जोन में पार्टिकल की वेलोसिटी फील्ड भी सेम होगी। बिल्कुल सेम होगी, ये देखो ना, दिखा दो ये पीछे देखो। सारे पार्टिकल्स की एक जोन में वेलोसिटी क्या है? रिजल्टेंट वेलोसिटी है वीएस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ दी सेटलिंग इज कंप्रेशन और टाइप 4 सेटलिंग। तो अगली सेटलिंग जो सेडिमेंटेशन टैंक में हो सकती है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन सेटलिंग और टाइप 4 सेटलिंग। अब क्या होती है कंप्रेशन सेटलिंग और टाइप 4 सेटलिंग? कंप्रेशन सेटलिंग और टाइप 4 सेटलिंग टेक्स प्लेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज वेरी हाई। ये सेटलिंग तब पाई जाती है, ये सेटलिंग तब पाई जाती है जब कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल की बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2000 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास। तो जब पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 2000 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास पहुंच जाती है, ये कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि अब पार्टिकल फिजिकल कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। नाउ द पार्टिकल्स कम्स इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। Where the concentration of the particle is increased up to such a range that the particles are now in physical contact with each other. तो पीछे वाले केस में वो फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं थे, पर इस वाले केस में कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि वो फिजिकल कॉन्टेक्ट में निकल के आ गए। नाउ दे कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। क्योंकि अब पार्टिकल फिजिकल कॉन्टेक्ट में है, ऊपर वाले पार्टिकल्स का वेट सपोर्ट कर रहे हैं नीचे वाले पार्टिकल। तो सिंस हियर पार्टिकल्स आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, वेट ऑफ द पार्टिकल्स इन द अपर लेयर इज सपोर्टेड बाय द वेट ऑफ द पार्टिकल्स इन द लोअर लेयर। ऊपर वाले पार्टिकल्स का वेट सपोर्ट करते हैं नीचे वाले पार्टिकल। अब प्रोसेस तो हमारी कंटिन्यूस है। प्रोसेस कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली लेयर में पार्टिकल का वेट बढ़ता जा रहा है। इन द अपर लेयर द वेट ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो ऊपर वाली लेयर में पार्टिकल्स का वेट ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। एक टाइम पे आके नीचे वाले पार्टिकल ऊपर वाले पार्टिकल का वेट सपोर्ट नहीं कर सकते। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट particles in the lower layer are not able to support the weight of the particles in the upper layer. At that point of time compression takes place. उस पॉइंट पे आके ये पूरा का पूरा जो लेयर है ये कंप्रेस कर जाता है। कंप्रेस कर जाता है मतलब इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, इसको हम ऐसे समझते हैं, वॉल्यूम ऑफ मीडियम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो किसी भी मीडियम के वॉल्यूम में वॉइड का वॉल्यूम होता है और सॉलिड का वॉल्यूम होता है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मीडियम कंप्रेस हो गया, यानी इसकी वॉल्यूम क्या हो गई? कम हो गई। किसकी वजह से कम हुई? वॉल्यूम ऑफ वॉइड की वजह से कम हुई, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डज नॉट चेंज। इसको हम इनकंप्रेसिबल मान के चलते हैं, होते हैं ये भी कंप्रेसिबल पर बहुत कम वॉल्यूम चेंज निकल के आती है, अभी कोई रोल नहीं है इसका। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनकंप्रेसिबल, चेंज नहीं होगा ये। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हुआ। ये सारी कहानी कहां चल रही है? सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर चल रही है। क्योंकि ये प्रोसेस सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर चल रही है, वॉइड्स के अंदर कौन बैठा हुआ है? वॉइड्स के अंदर बैठा हुआ है पानी। इट मींस वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हुआ इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हुआ। वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हुआ इसका मतलब जो वॉइड्स के अंदर पानी है वो स्क्वीज करके बाहर आ जाता है। तो स्क्वीजिंग आउट ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस व्हेन द कंप्रेशन ऑफ द सॉलिड्स इज ऑब्जर्व्ड। तो इस केस में जब ऊपर वाले पार्टिकल का वेट नीचे वाले पार्टिकल सपोर्ट नहीं कर पाते, हमारी पूरी की पूरी ये मीडियम कंप्रेस कर जाती है। क्योंकि कंप्रेशन की वजह से सेटलिंग हुई, इस सेटलिंग का नाम रखा कंप्रेशन सेटलिंग। पर जब ये सेटलिंग हो रही होती है, वॉइड्स में से पानी भी बाहर निकल रहा होता है। क्यों बाहर निकल रहा होता है उसका रीजन आपको बता दिया, दैट रीजन आई हैव डिस्कस्ड। तो सिंस ड्यूरिंग दिस सेटलिंग कंप्रेशन टेक्स प्लेस, द नेम कम्स कंप्रेशन सेटलिंग। कहां पाई जाती है सेटलिंग? ये सेटलिंग पाई जाती है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, जिसको ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद लगाया जाता है। The settling is found in secondary sedimentation tank, which is provided after trickling filter. अब trickling filter भी क्या होता है? It is also a type of biological treatment. इसको डिटेल में आगे देखेंगे। What is trickling filter? What is ASP? That we'll discuss in detail. पर अभी के लिए ये सेटलिंग पाई जाती है उस सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जिसको ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद लगाया जाए। अब मैं चैट को एनेबल कर रहा हूं। If you have any doubt from this, you can ask. तो जब भी सेडिमेंटेशन होगी इन चारों में से एक सेटलिंग मिलेगी आपको। शेप साइज एंड मास चेंज नहीं हो रहा है, पार्टिकल जुड़ नहीं रहे आपस में। टाइप 3 में पार्टिकल्स आर नॉट कंबाइनिंग विद ईच अदर, वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है, दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो जब भी सेडिमेंटेशन होगी इन चारों में से कोई ना कोई सेटलिंग मिलेगी आपको। यू विल फाइंड एनी वन सेटलिंग आउट ऑफ दीस फोर, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट। शुरू में बताया था सारी कहानी किस पे आप ये लो, व्हाई वी आर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलिंग, ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है। जब कहानी खत्म हो जाती है फिर आगे वही चीज क्यों पूछते हो? व्हाई वी आर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलिंग, ये देखो सबसे पहले वही लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट वी हैव मेंशन दिस। इफ यू फर्दर इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन यू विल फाइंड कंप्रेशन सेटलिंग ओनली, आपको कंप्रेशन सेटलिंग मिलेगी।
क्लियर पूरी स्टोरी? नाउ कम बैक टू दी मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस. हमारा मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस था पीएसटी. और मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज पीएसटी. अब हमें पीएसटी के बारे में सब कुछ पता है. नाउ वी नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ पीएसटी. क्या क्या पता है जरा ये बताना, पीएसटी का काम क्या होता है? व्हाट द पर्पस ऑफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक? व्हाट द पर्पस ऑफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक? व्हाट द पर्पस ऑफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक? इसका काम होता है ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल को सेटल कराना. इट्स पर्पस इज टू कैरी आउट द सेटलमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल. इसमें कौन सी सेटलिंग होती है? विच टाइप ऑफ सेटलिंग टेक्स प्लेस इन दिस? विच टाइप ऑफ सेटलिंग टेक्स प्लेस इन दिस? टाइप 2 सेटलिंग टेक्स प्लेस इन दिस. इसमें टाइप 2 सेटलिंग होती है. क्लियर चीज? चलिए अब इस बात को रेफर करने के लिए एक नोट मेंशन कर रहा हूं मैं आगे. आई एम रेफरिंग अ नोट आफ्टर दिस. और वो नोट आगे आपकी सारी डिजाइनिंग करवाएगा. कैसे डिजाइनिंग करवाएगा? तो नोट मेंशन किया. नोट ये बोल रहा है सेडिमेंटेशन टैंक. नोट ये बोल रहा है सेडिमेंटेशन टैंक इन विच. तो सेडिमेंटेशन टैंक इन विच. Sedimentation tank in which type 3 type 4 settling takes place. In which type 3 type 4 settling takes place. Type 3 type 4 settling takes place. Are designed for both. Are designed for both. Are designed for both surface overflow rate. Are designed for both surface overflow rate and solid loading rate. Surface overflow rate and solid loading rate. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है. सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट के फॉर्म में मेंशन किया है, आगे डिजाइनिंग में यूज करना पड़ेगा बार बार. अब क्या बोल रहा है नोट? ये नोट के बोल रहा है कि वो टैंक जिसमें टाइप 1 टाइप 2 सेटलिंग होती है उसको डिजाइन किया जाता है सिर्फ ओवरफ्लो रेट के लिए. और ओवरफ्लो रेट क्या होती है उसका मतलब मैंने आपको बता रखा है, दैट आई डिस्कस. तो पहला पैरामीटर होता है हमारे पास ओवरफ्लो रेट. तो ओवरफ्लो रेट का मतलब है सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द कंसर्न पार्टिकल. तो फर्स्ट ऑफ द पैरामीटर इज ओवरफ्लो रेट. ओवरफ्लो रेट मींस सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द कंसर्न पार्टिकल. ये किस पे डिपेंड करती है? पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करती है. और तीन चार पैरामीटर और है वो पीछे बता रखे हैं आप. तो दिस इज नोन एज सरफेस ओवरफ्लो रेट. तो जिन टैंक में टाइप 1 टाइप 2 सेटलिंग होती है वो डिजाइन होगा सिर्फ ओवरफ्लो रेट के लिए. इट विल बी डिजाइन ओनली फॉर द ओवरफ्लो रेट. अब मैंने एक और पैरामीटर डिफाइन किया. पैरामीटर का नाम रखा सॉलिड लोडिंग रेट. तो पैरामीटर इज टर्म्ड एज सॉलिड लोडिंग रेट. सो सॉलिड लोडिंग रेट. अब ये क्या होता है सॉलिड लोडिंग रेट? नाम में लिखा हुआ है. सॉलिड लोडिंग रेट इज दैट रेट एट विच सॉलिड्स आर एंटरिंग इनटू द टैंक. सॉलिड लोडिंग रेट वो रेट है जिससे सॉलिड टैंक के अंदर एंटर कर रहा है. तो रेट ऑफ लोडिंग ऑफ द सॉलिड्स इन द टैंक इज नोन एज सॉलिड लोडिंग रेट. कहने का मतलब है गिवन टाइम में कितना वेट एंटर कर गया सॉलिड्स का टैंक में, इसको बोला जाता है सॉलिड लोडिंग रेट. इट इज मैथमेटिकली इक्वल टू Q नॉट इनटू SS नॉट. इट मींस डिस्चार्ज इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड. इसको रेफर भी कर सकते हो डायमेंशनली. कैसे? डिस्चार्ज की यूनिट है हमारी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. सस्पेंडेड सॉलिड की कंसंट्रेशन की यूनिट है वेट पर यूनिट टाइम. इसका मतलब क्या निकल के आ गया? इसका मतलब वेट पर यूनिट टाइम निकल के आ गया. सो डिस्चार्ज इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम. तो कंसंट्रेशन है हमारी वेट पर यूनिट वॉल्यूम. इसका मतलब हमने क्या निकाल लिया? हमने ये निकाल लिया कि गिवन टाइम में कितना वेट एंटर कर रहा है सॉलिड्स का. तो सॉलिड लोडिंग रेट का बेसिक मतलब है द रेट ऑफ एंटरिंग ऑफ वेट ऑफ द सॉलिड्स इन द टैंक. तो ये नोट हमें ये बोल रही है कि वो टैंक जिनमें टाइप 1 टाइप 2 सेटलिंग होती है वो डिजाइन होंगे सिर्फ ओवरफ्लो रेट के लिए. और अभी तक कोइंसिडेंटली हमने वही टैंक डिजाइन किए. जैसे एग्जांपल ले लो, हमने डिजाइन किया है अभी प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक ऑफ रॉ वाटर प्लांट. कौन सी सेटलिंग होती है उसमें? हमने डिजाइन किया है प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक ऑफ रॉ वाटर प्लांट. कौन सी सेटलिंग होती है उसमें? उसमें सेटलिंग होती है टाइप 1. इट वाज डिजाइंड ओनली फॉर ओवरफ्लो रेट. फिर हमने डिजाइन किया कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन टैंक ऑफ रॉ वाटर प्लांट. कौन सी सेटलिंग होती है उसमें? हमने डिजाइन किया कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन टैंक इन रॉ वाटर प्लांट. उसमें कौन सी सेटलिंग होती है? टाइप 2. किसके लिए डिजाइन किया? ओवरफ्लो रेट के लिए डिजाइन किया. कल हमने डिजाइन किया ग्रिड चैम्बर इन वेस्ट वाटर प्लांट. कल हमने डिजाइन किया ग्रिड चैम्बर इन वेस्ट वाटर प्लांट. कौन सी सेटलिंग होती है उसमें? ग्रिड चैम्बर इन वेस्ट वाटर प्लांट. इट अंडरगोस विच सेटलिंग? टाइप 1 सेटलिंग. किसके लिए डिजाइन किया था? ओवरफ्लो रेट के लिए. तो अभी तक कोइंसिडेंस है कि वही टैंक है जिसमें टाइप 1 टाइप 2 सेटलिंग हो रही थी, तो डिजाइन ओनली फॉर ओवरफ्लो रेट. पर वो टैंक जिनमें टाइप 3 टाइप 4 सेटलिंग होती है जो भी आगे आएंगे उनको डिजाइन किया जाएगा ओवरफ्लो रेट के लिए भी और उनको डिजाइन किया जाएगा सॉलिड लोडिंग रेट के लिए. अब सॉलिड लोडिंग रेट के लिए भी क्यों डिजाइन कर रहे हैं? क्योंकि ये ऐसे टैंक हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल जो एंटर कर रही है वो ज्यादा है. तो क्योंकि टाइप 3 टाइप 4 वाले टैंकों के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन एंटर कर रही है सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, इसीलिए मैंडेटरी हो जाता है कि इसको डिजाइन किया जाए सॉलिड लोडिंग रेट के लिए भी. तो जिन टैंकों में टाइप 3 टाइप 4 सेटलिंग होगी उसको आप सॉलिड लोडिंग रेट के लिए भी डिजाइन करोगे. क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस? तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको. टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस. क्लियर? भी करना है इस पर कुछ भी? एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस? नाउ वी आर इन पोजीशन टू डिजाइन पीएसटी. अब हम इस पोजीशन में कि पीएसटी को डिजाइन कर पाए. तो अगर हम रॉ वाटर प्लांट में किसी सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करेंगे,
अगर हम रॉ वाटर प्लांट में किसी सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करेंगे, रॉ वाटर प्लांट में डिस्चार्ज कांस्टेंट था, रॉ वाटर प्लांट में डिस्चार्ज कांस्टेंट था। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या होती है मैंने बताया नहीं, फिर आगे भाग रहे हो। एक ही चीज रोज की क्लास में कितनी बार बोलूं? क्या मैंने मेरे मुंह से एक बार भी सुना ऑर्गेनिक लोडिंग रेट आपने? क्या मेरे मुंह से एक बार भी सुना आपने ऑर्गेनिक लोडिंग रेट? तो फिर क्यों आगे भाग रहे हो बिना मतलब के? अगर इसको ऑर्गेनिक लोडिंग रेट बोला जाना होता मैं खुद लिख देता। ये देखो एग्जांपल, इसके 3 नाम थे, तीनों नाम मैंने खुद लिख दिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके 3 नाम थे, स्लैश लगा के मैंने खुद ही लिख दिए कि भैया इसको 3 नामों से जाना जाता है। तो अगर सॉलिड लोडिंग रेट को कुछ और नाम से बोला जाता मैं खुद ही बता देता। आई वुड हैव मेंशन्ड ऑन माय ओन। सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि अगर हमारा सेडिमेंटेशन टैंक रॉ वाटर प्लांट में, रॉ वाटर प्लांट में डिस्चार्ज हमारे कंट्रोल में होती है, हम पानी को भेज रहे होते हैं रॉ वाटर प्लांट में, सोर्स से उठाते हैं रॉ वाटर प्लांट में भेजा, क्योंकि वो डिस्चार्ज हमारे कंट्रोल में है, वो कांस्टेंट थी, वो कांस्टेंट। तो हमने रॉ वाटर प्लांट के सारे सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन किए थे मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। इट वाज बीन डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं वेस्ट वाटर प्लांट की। वेस्ट वाटर प्लांट में पहली चीज, सीवेज का डिस्चार्ज मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो तो जितना सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है शहर में उतना प्लांट पे आ जाएगा। दूसरी चीज, मेरे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, इसकी डिस्चार्ज वेरी करती रहती है, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसको, ये अलग बात है। दूसरा, इसकी डिस्चार्ज भी क्या है, वेरिएबल है। अब क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज की डिस्चार्ज वेरिएबल होती है, तो जो सेडिमेंटेशन टैंक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है एवरेज डिस्चार्ज के लिए भी और पीक डिस्चार्ज के लिए भी। तो कंसेप्ट है, इसको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। क्या रीजन है वो आपको बता दिया। रॉ वाटर प्लांट में डिस्चार्ज एक तो कांस्टेंट थी और मेरे कंट्रोल में थी, डिजाइन किया मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। वेस्ट वाटर प्लांट में एक तो डिस्चार्ज मेरे कंट्रोल में भी नहीं है और ना ही कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल है। हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करते हैं एवरेज और पीक दोनों डिस्चार्ज के लिए। अब आपको ये सारा कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा पीएससी की डिजाइनिंग के लिए। अब आपको सारा कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा पीएससी की डिजाइनिंग के लिए। कैसे? फर्स्ट, पीएससी में कौन सी सेटलिंग होती है? इन पीएससी विच टाइप ऑफ सेटलिंग इज ऑब्जर्व्ड? टाइप 2 सेटलिंग इज ऑब्जर्व्ड, विल बी डिजाइन फॉर विच पैरामीटर? कौन से पैरामीटर के लिए डिजाइन होगा? विल बी डिजाइन ओनली फॉर ओवरफ्लो रेट। अगर ओवरफ्लो रेट के लिए डिजाइन हो रहा है, इसका मतलब टाइप 1 टाइप 2 सेटलिंग हो रही होगी, तो टाइप 2 सेटलिंग होती है, ओवरफ्लो रेट के डिजाइन हो जाएगा। नेक्स्ट, पीएससी कौन से प्लांट में है? पीएससी इज इन विच प्लांट? पीएससी इज इन वेस्ट वाटर प्लांट, तो कौन से डिस्चार्ज के लिए डिजाइन होगा? कौन से डिस्चार्ज के लिए डिजाइन होगा? एवरेज और पीक दोनों डिस्चार्ज के लिए डिजाइन होगा। तो बस इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना था, बाकी आगे कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कहने का मतलब पीएससी पूरी खत्म हो गई है। द इंटायर पीएससी वी हैव डिस्कस कंसेप्चुअली। रही डाटा की बात, डाटा मैं आपको बता देता हूं। नाउ डाटा कैन बी डिस्कस। नाउ आई एम राइटिंग द फर्स्ट पॉइंट ऑफ पीएससी। पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं पीएससी का। सो पीएससी इज प्रोवाइडेड, पीएससी इज प्रोवाइडेड फॉर रिमूवल ऑफ organic suspended solids from wastewater, organic suspended solids from wastewater. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? these tanks are designed for, these tanks are designed for overflow rate। ये टैंक डिजाइन होंगे ओवरफ्लो रेट के लिए। दैट इज सरफेस एरिया ऑफ these tanks, that is surface area of these tanks, that is surface area of these tanks is computed, surface area of these tanks is computed using average and peak value of, using average and peak value of, using average and peak value of overflow rate, and maximum area computed is adopted, and maximum area computed is adopted, maximum area computed is adopted। तो ये इसकी डिजाइनिंग भी लिख दी मैंने। अब क्या मेंशन किया हुआ है? पहला पॉइंट बोला कि पीएससी का काम है ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल को वेस्ट वाटर से हटाना। दूसरा पॉइंट क्या बोला? ये टैंक डिजाइन होगा ओवरफ्लो रेट के लिए, क्योंकि इसमें होती है टाइप 2 सेटलिंग। ओवरफ्लो रेट के डिजाइन तो होगा, पर आपको डिजाइन डिस्चार्ज एवरेज और पीक दोनों लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये वेस्ट वाटर प्लांट में है। तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे? इसका हम एरिया निकालेंगे यूजिंग एवरेज ओवरफ्लो रेट, यूजिंग पीक ओवरफ्लो रेट, और दोनों में से जो एरिया मैक्सिमम निकल के आएगा उसे अडॉप्ट कर लेंगे। अब इस बात को समझने के लिए इसका डिजाइन डाटा उठाते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट विल रेफर द डिजाइन डाटा ऑफ दिस टैंक। तो इसके डिजाइन डाटा को रेफर करते हैं। तो इफ यू रेफर द डिजाइन डाटा ऑफ दिस टैंक, तो उसका डिजाइन डाटा डायरेक्टली पूछेगा आपसे, तो डायरेक्टली डिजाइन डाटा विल बी आस्क्ड। तो डायरेक्टली अगर डिजाइन डाटा पूछेगा तो डिजाइन डाटा मेंशन कर देते हैं इसका। सो विल मेंशन द डिजाइन डाटा ऑफ दिस टैंक। सो डिजाइन डाटा ऑफ दिस टैंक, सो डिजाइन डाटा ऑफ दिस टैंक क्या क्या मेंशन करना है? तो फर्स्ट हमारा टैंक, देन विल मेंशन ओवरफ्लो रेट। सो ओवरफ्लो रेट, सो ओवरफ्लो रेट यूनिट्स मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे फॉर एवरेज एंड पीक बोथ डिस्चार्ज। एवरेज और पीक दोनों डिस्चार्ज के लिए, एवरेज और पीक दोनों डिस्चार्ज के लिए मेंशन कर रखी है। देन डेप्थ ऑफ द टैंक,
So depth of the tank, then detention time, then length to width ratio. तो सारा डेटा नोन है हमें. तो ओवरफ्लो रेट पता है, then depth of the tank. So depth of the tank in meter, then detention time in hours, then length to width ratio, then velocity of flow in meter per minute. So velocity of flow in meter per minute. टैंक कौन सी है? PST. एवरेज ओवरफ्लो रेट 25 से लेके 30, पीक 50 से लेके 60, डेप्थ 2.5 से लेके 3.5 मीटर, डिटेंशन टाइम 2 to 2.5 आवर्स, लेंथ टू विड्थ रेशियो 4 to 5, velocity of flow, so horizontal velocity of flow 0.3 meter per minute. So horizontal velocity of flow is in the range of 0.3 meter per minute. ये आपका डिजाइन डाटा आ गया. दिस इज द डिजाइन डाटा व्हिच इज बीइंग रेफर्ड. अब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसके एरिया की, उसकी बात करते हैं. तो विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ द टैंक यूजिंग एवरेज वैल्यू ऑफ ओवरफ्लो रेट, यूजिंग पीक वैल्यू ऑफ ओवरफ्लो रेट. तो हम बोलेंगे एवरेज डिस्चार्ज डिवाइड बाय ओवरफ्लो रेट की एवरेज वैल्यू. एरिया विल आल्सो बी कैलकुलेटेड फॉर पीक ओवरफ्लो रेट. सो विल से पीक डिस्चार्ज डिवाइड बाय ओवरफ्लो रेट की पीक वैल्यू. तो दोनों वैल्यूज पीछे मेंशन्ड है. तो ओवरफ्लो रेट एवरेज डिस्चार्ज के लिए भी लिखा हुआ है, ओवरफ्लो रेट पीक डिस्चार्ज के लिए भी लिखा हुआ है. So overflow rate for average and peak both discharges are being referred. तो हम एरिया निकालेंगे दोनों ओवरफ्लो रेट से, और दोनों में से जो मैक्सिमम एरिया आएगा उसे अडॉप्ट कर लेंगे. we'll adopt that area. अगर मुझे एरिया पता चल गया, if I know the area of the tank, we can go for the further designing. Further designing कैसे? We'll calculate the volume of the tank. Average discharge into detention time. वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. वॉल्यूम पता है, एरिया पता है, हम टैंक की हाइट निकाल लेंगे. वॉल्यूम बाय एरिया, तो टैंक की हाइट निकल के आ गई. वेलोसिटी ऑफ फ्लो बताइए, डिटेंशन टाइम बताया हुआ है. वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टैंक. So velocity of flow into detention time will give you the length. Length पता है, एरिया पता है, we'll calculate the width of the tank. हम उसकी width भी कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया डिवाइड बाय लेंथ. डिजाइनिंग इज कंप्लीट. डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई हमारी. तो डिजाइनिंग में कुछ भी नहीं है, बस आपको डिजाइनिंग समझने के लिए पीछे वाला पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए था. साथ में डाटा मैंने आपको मेंशन करके दे दिया. डाटा आई हैव मेंशन्ड. कोई सा पॉइंट रिपीट करना है इस पूरी स्टोरी में से. So what is PST? What the function of PST? How it is being designed? डिजाइन डाटा क्या है? सारे पॉइंट मेंशन कर दिए. Each and every aspect is being referred. Here, next slide. नोट कर लिया सबने? सो ये तो हमने बात करी पीएसटी की डिजाइनिंग की. हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट डिजाइनिंग ऑफ पीएसटी. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये, इन पीएसटी कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन इज नॉट बीइंग अडॉप्टेड. पीएसटी में कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन को अडॉप्ट नहीं किया जाता. तो इसको मैं नोट करके आगे मेंशन कर रहा हूं. तो नोट करके मेंशन कर रहा हूं दैट कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन is avoided in PST. Coagulation aided sedimentation is avoided in PST under normal treatment condition. Under normal treatment condition. Under normal treatment condition. Normal treatment condition. चलो उसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं. तो पीएससी में हम कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन को अवॉइड करते हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट कंडीशन में. क्यों? बहुत सारे रीजन है इसके. एन रीजन आर देयर. पहला रीजन, अगर आपने कोगुलेंट डाला पीएससी के अंदर, वो कोगुलेंट डिजास्ट्रस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए जो आगे जाके बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे. तो कोगुलेंट एडेड बाय अस फॉर द इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन विल बी डिजास्ट्रस फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स व्हिच कैरीज आउट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. और हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के पीछे प्राइम कंसर्न था बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. इट मींस वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज द एफिशिएंसी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एट एनी कॉस्ट. तो नो डाउट सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पर आगे होने वाले बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी. इसलिए पीएसटी में कोगुलेशन को अवॉइड करते हैं. सेकंड रीजन, कोगुलेंट की जो डोज होती है वो डिपेंड करती है टर्बिडिटी के ऊपर. डोज ऑफ द कोगुलेंट डिपेंड्स अपॉन टर्बिडिटी. क्योंकि वेस्ट वाटर के अंदर टर्बिडिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, कोगुलेंट की डोज बहुत ज्यादा निकल के आती है, प्रोसेस बहुत ही कॉस्टली हो जाता है. प्रोसेस बिकम्स हाईली कॉस्टली. थर्ड रीजन, अगर हमने कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन कराया, जो स्लज बनेगी टैंक के बॉटम पे वो ज्यादा निकल के आती है. The sludge formed at the bottom of the tank comes out to be huge. और इस सारी स्लज को हमें आगे लेके जाना पड़ता है डाइजेस्टर के अंदर. इसका मतलब आने वाले डाइजेस्टर की कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो आगे वाले डाइजेस्टर की कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो इन सारे रीजन की वजह से हम कोगुलेशन को अवॉइड करते हैं. पहला, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी. दूसरा, कोगुलेंट की डोज ज्यादा लगेगी, प्रोसेस कॉस्टली होगा. तीसरा, स्लज की क्वांटिटी ज्यादा बनेगी तो आगे डाइजेस्टर की कॉस्ट भी ज्यादा निकल के आएगी.
तो नॉर्मल कंडीशन में इसको अवॉइड करते हैं, पर कभी स्पेसिफिक कंडीशन में इसको यूज किया जा सकता है, और वो स्पेसिफिक कंडीशन पूछ लेगा आपसे, क्या है स्पेसिफिक कंडीशन? पहली, फर्स्ट स्पेसिफिक कंडीशन, अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एफलुएंट डिस्पोज कर रहे हो लेक के अंदर, और आप लेक में यूट्रोफिकेशन नहीं चाहते, if you are disposing the effluent of sewage treatment plant into the lake and you don't want eutrophication of lake, then you have to carry out coagulation in the plant, क्योंकि coagulation करने से एल्गी के न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो जाते हैं। तो अगर आपने यूट्रोफिकेशन बचानी है लेक की, तो प्लांट में क्या करो? कोगुलेशन करो। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर हमारे पास प्लांट बनाने की जगह नहीं है, तो उस केस में भी हम कोगुलेशन करते हैं, क्योंकि कोगुलेशन का एडवांटेज होता है कि एरिया की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। देयर इज एडवांटेज ऑफ कोगुलेशन दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिया डिक्रीजेस बाय डूइंग द कोगुलेशन। तो जैसे अगर हमें प्लांट बनाना है हिली एरियाज में, इफ आई टू कंस्ट्रक्ट द प्लांट इन हिली एरियाज, आई गो फॉर व्हाट? कोगुलेशन। तो नॉर्मल कंडीशन में इसको हमेशा अवॉइड करेंगे, पर किसी स्पेशल कंडीशन में इसको यूज किया जा सकता है। इन सम स्पेशल कंडीशन इट कैन बी अडॉप्टेड। इट मींस नाउ वी आर डन विद द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ योर पीएचडी। अब पूरा एस्पेक्ट निकल के आ गया पीएचडी का। स्लज ज्यादा बनेगी तो डाइजेस्टर बड़ा बनाना पड़ेगा। इफ स्लज विल कम आउट टू बी मोर, वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर विल कम आउट टू बी मोर। तो स्लज थोड़ी चाहिए मुझे, तो स्लज ज्यादा मिलेगा, ये फायदे वाली बात थोड़ी है, स्लज ज्यादा मिलेगा नुकसान वाली बात है ये तो, कि स्लज ज्यादा मिल रहा है। क्लियर है पूरी स्टोरी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम जस्ट नाउ फॉर एनीवन? यूट्रोफिकेशन क्या होता है उसके लिए पीछे वाले लेक्चर देखो, पीछे लेक्चर से बता रखा है यूट्रोफिकेशन क्या होता है इन डिटेल। सो नाउ रेफर दी प्रॉब्लम ऑन दिस, प्रॉब्लम रेफर करो इसके ऊपर, प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम इज टू बी रेफर्ड। क्या है प्रॉब्लम इसकी? डिजाइन डिजाइन a primary sedimentation tank, design a primary sedimentation tank for a community, for a community of population 50,000, community of population 50,000, having water demand of, having water demand of 150 liter per capita per day. Depth of the tank must not be greater than, depth of the tank must not be greater than, रेंज दे रखी है आपको पॉपुलेशन, चलो, must not be greater than 1 meter, must not be greater than 1 meter. Assume peak factor as 1.5, assume peak factor as 1.5. चलिए कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट दिस।
आ रहा है किसी का रिजल्ट? फर्स्ट विल कैलकुलेट द डिजाइन डिस्चार्ज। पहले डिजाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करो एवरेज discharge of sewage. Average discharge of sewage will be equal to 80% of water demand. Water demand is 150 liters per capita per day into population. Liter converted into meter cube. कितनी आ रही है वैल्यू? What is the value coming out? 6 into 6000. तो 6000 मीटर क्यूब पर डे। देन पीक डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, क्यू पीक, पीक फैक्टर दिया हुआ है 1.5 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। सो 1.5 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट, सो 1.5 टाइम्स ऑफ 6000। सो क्यू पीक, is equal to, so Q peak is equal to 9000 मीटर क्यूब पर डे। ये 9000 मीटर क्यूब पर डे निकल के आ गया। चलिए अब अज्यूम करो, अज्यूम ओवरफ्लो रेट एवरेज किस रेंज में होती है? एवरेज ओवरफ्लो रेट इज हाउ मच? 25 से लेके 30, मैंने राउंड ऑफ ले लिया 30। सो 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। देन ओवरफ्लो रेट की पीक वैल्यू किस रेंज में होती है? 50 से लेके 60, मैंने ले लिया 50 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। फिर एरिया निकाला, एवरेज डिस्चार्ज बाय एवरेज ओवरफ्लो रेट। एवरेज डिस्चार्ज कितना था हमारा? एवरेज डिस्चार्ज था 6, एवरेज डिस्चार्ज था 6000 डिवाइड बाय 30, कितनी आ रही है वैल्यू? 200 मीटर स्क्वायर। एरिया फिर से निकाला पीक डिस्चार्ज से, तो पीक डिस्चार्ज डिवाइड बाय पीक ओवरफ्लो रेट, तो पीक डिस्चार्ज डिवाइड बाय पीक ओवरफ्लो रेट, क्यू पीक डिवाइड बाय, तो क्यू पीक डिवाइड बाय ओवरफ्लो रेट की पीक वैल्यू। क्यू पीक कितना है? 9000, ओवरफ्लो रेट 50, कमिंग आउट टू बी हाउ मच? व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट? 180 मीटर स्क्वायर। कौन सा एरिया लेंगे इन दोनों में से जो मैक्सिमम है? देन विल अज्यूम डिटेंशन टाइम। कितना होता है डिटेंशन टाइम? डिटेंशन टाइम कितना होता है? 2 to 2.5 hours, let us suppose 2 hours. So volume of the tank, average discharge into detention time 6000 meter cube, 2 hours converted into days. So 2 hours converted into days, so 2 hours को convert कर दिया days के अंदर, so 2 hours को convert कर दिया days के अंदर, so 2 hours converted into days। कितनी आ रही है वैल्यू? 500 मीटर क्यूब। सो डेप्थ ऑफ द टैंक, वॉल्यूम बाय एरिया, सो 500 डिवाइड बाय 200, कितनी आ रही वैल्यू? 2.5 मीटर, ग्रेटर देन व्हाट? 1 मीटर। कंडीशन है 1 मीटर से बड़ी टैंक नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड 3 टैंक्स। हमने 3 टैंक प्रोवाइड कर दिए। रीडिजाइन क्यों करूंगा मैं? कर दो आप रीडिजाइन, टाइम है तो। प्रोवाइड 3 टैंक्स, 3 टैंक प्रोवाइड किए, 3 टैंक प्रोवाइड कर दिए, 3 टैंक प्रोवाइड कर दिए। व्हाट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ ईच टैंक? वॉल्यूम ऑफ ईच टैंक, इससे डेप्थ में कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं 3 टैंकों में डिवाइड कर दूं, इससे डेप्थ पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर मैं 3 टैंक्स में डिवाइड कर दूं टोटल वॉल्यूम को, इससे डेप्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? मतलब रीजन बता दो उसका क्या? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ईच टैंक? वॉल्यूम ऑफ ईच टैंक नो और बोल रहे हैं आगे से। 500 बाय 3 मीटर क्यूब, हर टैंक का वॉल्यूम होगा 500 बाय 3 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच टैंक इज 500 बाय 3 मीटर क्यूब। देन व्हाट अबाउट द डेप्थ ऑफ ईच टैंक?
Depth of each tank will be equal to volume of each tank divided by area. So 500 by 3 into 200, coming out to be how much? 0.83 meter. Less than what? 1 meter. Clear है? चलिए next. Length of the tank will be equal to velocity of flow into retention time. तो लेंथ ऑफ द टैंक निकालनी है आप, तो अज्यूम या तो आप वेलोसिटी ऑफ फ्लो अज्यूम कर लो, या लेंथ टू बिट रेशियो दे रखी है, लेंथ टू बिट रेशियो दे रखी है, पीछे किस रेंज में होती है? 4 to 5 में होती है, कुछ भी मान लो। तो लेंथ टू बिट रेशियो 4, तो जो सरफेस एरिया इट इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, तो 200 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ विड्थ इनटू विड्थ। यहां से निकालो विड्थ, कितनी वैल्यू आ रही है? व्हाट इज वैल्यू कमिंग आउट? 7.07 meter. This is how much? 28.28 meter at the rate of 4 times 3 plus 1, 3 ऑपरेशनल एक स्टैंड बाय। ये डिजाइनिंग हो गई टैंक की। क्लियर है पूरी स्टोरी? तीन ही क्यों, कितने दो फिर? तीन नहीं तो फिर कितने दो? दो। जरा दो देके देखना एक बार, जरा एक बार दो देके देखो, फिर हाइट कितनी निकल के आती है। अरे जब एरिया सेम रखा, मेरी हाइट निकल के आ रही है 2.5 मीटर, मेरे को ये हाइट 1 मीटर से कम लेके आनी है। 1 मीटर से कम कितने टैंक में निकल के आएगी? 2 टैंक ले लूंगा तो 1.25 आ जाएगी, 3 टैंक ले लूंगा तो 0.8 हो जाएगी। कॉमन सेंस की बातें होती हैं ये, इसलिए मैंने 3 मान लिया यहाँ पे। आप 2 ले लो, नहीं समझ में आता तो 2 से फिर से हाइट निकालो, फिर 3 लो, 3 से फिर से हाइट निकालो, 4 लो, फिर से हाइट निकालो, कैलकुलेट करते जाओ। मैंने यहां से डायरेक्टली रेफर कर लिया। वॉल्यूम निकालने के लिए डिस्चार्ज लेंगे जिसमें मैक्सिमम प्लान एरिया आता है। मैक्सिमम प्लान एरिया, वॉल्यूम के लिए प्लान एरिया कहां से आ गया? वॉल्यूम निकालने के लिए डिस्चार्ज लेंगे जिसमें मैक्सिमम प्लान एरिया आता है। अरे डिस्चार्ज के में प्लान एरिया थोड़ी ना आता है, मतलब कुछ भी बोलना है। ये थ्योरियां कहां से डेवलप करते हो? जरा अपनी स्टेटमेंट पढ़ना। सर वॉल्यूम निकालने के लिए वही डिस्चार्ज लेंगे जिसमें मैक्सिमम प्लान एरिया आता है। 0.3 क्या लिया है? 0.3 फ्री बोर्ड लिया है, पहली बार सुना है ना? पूरी डिजाइनिंग करा तो रखिए सेडिमेंटेशन की शुरू में। चलिए, सो वी आर डन विद पीएसटी। विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम पे मिलेंगे। और आपकी जो मैराथन क्लास है वो 29 को है, और टॉपिक है कंसोलिडेशन। विल डिस्कस अबाउट कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल। अगर 29 को पूरा नहीं होता है वो, जो मेरे ख्याल से नहीं होगा,